दोस्तों, अनुराग कश्यप को हम सभी जानते हैं। उनको भी ठीक वैसी ही दिमाग घुमाने वाली मूवीज बनाना पसंद है। जैसे हॉलीवुड में क्रिस्टोफर नोलन को, अनुराग कश्यप की कई मूवीज तो ऐसी हैं जिनको सेंसर बोर्ड ने रिलीज ही नहीं होने दिया, क्योंकि उस वक्त ऑडियंस क्रिटिकल थिंकिंग पर बनी मूवीज को समझने में नाकाम हो जाती थी। पर अनुराग फिर भी नहीं रुके और एक ऐसी मूवी बना डाली जिसे अहेड ऑफ द टाइम का टैग मिल गया, यानी अपने वक्त से आगे की मूवी। अगर ये मूवी आज रिलीज हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पर शायद काफी रिकॉर्ड्स तोड़ देती। मैंने जब इस मूवी को देखा तो मुझे नोलन की शटर आइलैंड मूवी याद आ गई। जिन लोगों ने शटर आइलैंड को नहीं देखा है वो मेरे हॉलीवुड वाले चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। खैर, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम के नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी आंख अचानक साइबेरियन आर्मी बेस कैंप में खुलती है। तभी उसके पास उसकी बीवी का फोन आता है जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अब के को पता नहीं होता कि वो उस जगह पर कैसे आया, इसलिए वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। और तभी उसे बाहर रशियन सोल्जर्स की एक टोली दिखाई पड़ती है। इस बीच उसे अचानक सिगरेट पीने की तलब मचती है, तो वो उस रूम से बाहर निकलता है, लेकिन गेट लगा होने की वजह से वो रिंग बजाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि डोरबेल तो घर के बाहर होती है, लेकिन यहाँ अंदर क्यों है। खैर, अब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, उल्टा एक सोल्जर उसको शूट करने की कोशिश करता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो वापस रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ खिड़की में से उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है और साथ में एक बाथटब के पास एक सिगरेट का पैकेट भी। वो कांच तोड़कर दौड़ते हुए सिगरेट पीने के लिए भागता है और इस बीच वो सोल्जर उसको फिर से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे के सिगरेट को अपने मुंह में लगा लेता है और इतने में वो सोल्जर उसको शूट कर देता है। तभी उसकी आंख अपने घर के बाथटब में खुलती है, यानी ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। हमें पता चलता है कि के असल में बहुत ही अमीर है और बहुत ईगोइस्टिक भी। उसे खुद पर बहुत विश्वास है और वो अपने आप को सभी के ऊपर मानता है। साथ ही वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता। दूसरा, वो एक चेन स्मोकर है। एक सिगरेट खत्म होती तो दूसरी और दूसरी खत्म होती तो तीसरी, चाहे वो मीटिंग में हो या अपने बाथटब में। उसकी सिगरेट की लत इतनी बुरी थी कि इस वजह से उसकी बीवी अंजलि भी तंग आ चुकी थी। अब हम देखते हैं कि के अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त को अपने सपने के बारे में बताता है कि ये सपना मुझे अक्सर क्यों आता है और बर्फ के बीच में आखिर बाथटब क्यों रखा है। दोस्त कहता है कि सिगरेट की तुम्हें इतनी बुरी आदत पड़ गई है, इसलिए तुम्हें डर लगने लगा है कि किसी दिन तुम्हें ये नहीं मिली तो क्या होगा। इसलिए अगर तुम किसी दिन सिगरेट के पैकेट के पीछे जाने के बजाय नहाने के टब में कूद जाओ तो शायद कोई और रास्ता निकल आए। इसलिए अगली बार सपना आए तो सिगरेट छोड़कर बाथ टब में कूद जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि एक होटल में के साथ साथ उसके दोस्तों की फैमिली डिनर के लिए आती है, जहां आदमी लोग अलग और औरत लोग अलग अलग अपनी बातों में बिजी होते हैं। मर्दों के बीच बात चल रही थी कि सिगरेट में क्या खराबी है, इतनी छोटी सी चीज है, इसके पीछे लोग क्यों पड़े हैं। उधर अंजलि एक फ्रेंड से कहती है कि मैं के की इस आदत से तंग आ चुकी हूँ और फैसला कर लिया है कि अगर उसने इसे नहीं छोड़ा तो मैं उसको छोड़ दूंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि के भाई जे को अस्थमा है और उसका दाहिना लंग ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। हम देखते हैं कि के की ये सभी बातें बस अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से ही हो रही थी, जबकि उसका दूसरा दोस्त सिगरेट पीने के बजाय सिर्फ खाने में लगा था। अब सभी लोग डिनर करने बाहर जाते हैं तो के रोड पर खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में स्मोकिंग अलाउड नहीं थी। तभी वहाँ उसे अपना पुराना दोस्त अब्बास मिलता है तो के उसे भी सिगरेट ऑफर करता है, पर अब्बास पीने से मना कर देता है और इतने में अंजलि भी बाहर आ जाती है। अंजलि को ये देखकर अजीब लगता है कि अब्बास ने हाथ में दस्ताने क्यों पहने हुए हैं और कान में कोई मशीन क्यों लगाई हुई है। तो अब्बास हिचकिचाहट में बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसकी उंगलियां कट गई, इसलिए दस्ताने पहने हैं और एक्सीडेंट की वजह से सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हियरिंग मशीन भी पहनी हुई है। अब के कहता है कि बस इतनी सी बात, इसके लिए तूने सिगरेट छोड़ दी, चल ये ले। और इस तरह वो अब्बास से जिद करने लगता है, पर अब्बास इस बार रूडली मना कर देता है, जिसके बाद ये बात के ईगो पर आ जाती है और वो फोर्सली उसे सिगरेट पिलाने की कोशिश करता है। तभी अब्बास उसे धक्का दे देता है। अब अब्बास अकेले में अंजलि को एक विजिटिंग कार्ड पकड़ाकर कहता है कि अगर तुम वाकई में उसकी सिगरेट की लत छुड़ाना चाहती हो तो उसे प्रयोगशाला नाम के रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो। इसके बाद अंजलि और के बीच प्रयोगशाला जाने की बात होती है, पर के वहाँ जाने के लिए साफ मना कर देता है। अंजलि फिर उसे तलाक की बात करती है, पर के तलाक देने को भी नहीं मानता
के जाने के बाद अब अंजलि अपनी वेडिंग रिंग निकालकर अपना सारा सामान लेकर उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है, जबकि उस वक्त के अपने भाई जे से अस्पताल मिलने जाता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि वहाँ का डॉक्टर उसे भी प्रयोगशाला का कार्ड देता है, ये कहते हुए कि तुम सिगरेट बहुत पीते हो, यहाँ जाओ, वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे और सिगरेट छुड़वा देंगे। अब घर जाकर के को पता चलता है कि अंजलि घर छोड़कर जा चुकी है, तो वो उसे फोन करके कहता है कि तुम वापस आ जाओ, मैं प्रयोगशाला जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद के अब्बास को फोन करता है, तो अब्बास उसके लिए तुरंत अपॉइंटमेंट बुक करने को तैयार हो जाता है। अब्बास प्रयोगशाला सेंटर में फोन करके के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देता है। और यहाँ देखने वाली बात ये थी कि कॉल सेंटर में सिर्फ महिलाएं ही काम करती थीं, वो भी बुर्का पहनकर। अब अगले दिन के प्रयोगशाला की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक किन्नर उससे पैसे मांगती है, तो वो कहता है कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। तो किन्नर ही उसके ऊपर चिल्लर मारते हुए कहती है कि रख ले, ये तेरे काम आएगा। अब उस कार्ड पर किसी कलकत्ता कारपेट नाम की दुकान का पता लिखा था, तो वो वहीं पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उसके हाथ को स्कैन करता है, जिसके बाद शॉकिंगली के की सारी जानकारी उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद वो एक ढक्कन खोलता है जिसका रास्ता नीचे की ओर जाता था। नीचे जाकर उसे एक और बस्ती मिलती है और इसी बीच हमें एक पारदर्शी आकृति दिखाई पड़ती है जो कि किसी स्पिरिट जैसी लग रही थी, मानो कोई आत्मा टहल रही हो। आगे उसे बुरखे में एक औरत मिलती है जो कि प्रयोगशाला की ही मेंबर थी। प्रयोगशाला की ओर जाते समय उसे जेल में बंद कई लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि उसे घूरे जा रहे थे। प्रयोगशाला पहुंचकर के को किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो काफी डर जाता है कि यहाँ किस तरह का इलाज होता है। इसके बाद वहाँ आते हैं श्री बंगाली बाबा सियालदा वाले, जिन्हें सब गुरुजी कहकर पुकारते थे। अब वही लोगों की सिगरेट छुड़वाने का काम करते थे। अब के पूछता है कि आप नशा कैसे छुड़वाते हैं, सर पर बंदूक रखकर? तो गुरुजी और बाकी सभी हंसने लगते हैं। गुरुजी सबके सामने एक लंबी चौड़ी और मोटी सी किताब लाकर रख देते हैं जो कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। के इतना तो नहीं पढ़ने वाला था, तो उसे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिस पर साइन करना था। उस पर लिखा था कि जो गुरुजी बोलेंगे वही उसे करना होगा अगर सिगरेट पीना छोड़ना है। तो के कहता है कि अगर मैं दस्तखत ना करूं तो क्या करोगे? ये सुनते ही उसके पास 4 लोग आते हैं और उसे उठाकर एक छोटी सी जेल में बंद कर देते हैं, जहां वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद गुरुजी कहते हैं कि हमारी प्रयोगशाला में ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा को और तुम्हारी इस गैर जिम्मेदाराना आदत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और अगर हम हमारी कोशिशों में चूके और तुम्हारा इलाज करने में असफल रहे, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है जिस पर कोई भी चलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो शरीर नश्वर है। के उनकी इस पहेली जैसी बातों को समझ तो नहीं पाता, लेकिन उनकी बातों को मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन जरूर कर देता है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे इलाज की फीस होगी 21 लाख और मेरी फीस होगी सिर्फ 1 रुपए, जो कि मैं कैश में लूंगा। ये सुनकर के का दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी फीस कौन लेता है। ये सुनकर गुरुजी उसे पूरा हिसाब बताते हैं कि अब तक सिगरेट के चक्कर में वो 40 लाख से भी ज्यादा खर्चा कर चुका है और अगर अब आगे से नहीं छोड़ी तो ये बाद में 2 गुना हो जाएगा, इसलिए ये फीस उससे तो कम ही है। लेकिन के को ये सब ठीक नहीं लगता और वो 21 लाख के चेक पर साइन न करते हुए वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलने की कोशिश करने के बाद भी वो बार बार घूम फिरकर वहीं वापस आ जाता है। अब काफी बार ऐसा होने के बाद सब उस पर बंदूक तान देते हैं, यानी अब बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो ना चाहते हुए भी के को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही पड़ता है। इसके बाद गुरुजी उससे अपनी फीस मांगते हैं जो सिर्फ 1 रुपया थी, पर के पास वो 1 रुपया नहीं होता, इसलिए वो बाद में देने को कह देता है। इसके बाद वो उसको बांध के बताते हैं कि अगर आज के बाद तुमने सिगरेट पी तो उसके नतीजे भी भुगतने को तैयार रहना। पहली सिगरेट सुलगाने पर तुम्हारे भाई को इस गैस चैम्बर में 5 मिनट के लिए डाला जाएगा जिसमें सिगरेट का धुआं भरा हुआ है। अगर दूसरी सिगरेट सुलगाई तो तुम्हारी 2 उंगलियां काट दी जाएंगी। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि यही वजह थी कि अब्बास एक हाथ में हमेशा दस्ताने पहनकर रखता था, क्योंकि उसे यही सजा मिली होगी जब उसने दूसरी बार सिगरेट पी होगी। आगे वो कहता है कि अगर तीसरी बार सिगरेट पी तो फिर तुम्हारी पत्नी आंखों से ओझल हो जाएगी, यानी कि मार दी जाएगी। और अगर फिर भी तुम नहीं माने और चौथी सिगरेट सुलगाई तो तुम्हारा भाई अगर बचा होगा तो वो, और अगर नहीं बचा होगा तो तुम्हारी माँ को गैस चैम्बर में डाल देंगे। और इसके बाद भी अगर तुमने 5वीं बार सिगरेट को सुलगा ली तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा,
फिर तो तुम ही नहीं बचोगे। के बार बार यही कह रहा होता है कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आने वाला, चाहे जो कर लो। तो एक आदमी उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। होश में आने पर वो अपने आप को बाहर पाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे बिल पकड़ाते हुए कहता है कि कालीन आपकी गाड़ी में चढ़ा दी गई है, अब आप जा सकते हैं। अब के अब्बास को फोन कर रहा होता है, पर वो फोन नहीं उठाता क्योंकि वो जानता था कि के क्या कहेगा। फिर हम देखते हैं कि प्रयोगशाला की तरफ से अब्बास को एक डब्बा मिलता है जिसमें कि उसकी एक उंगली रखी थी। यानी कंडीशन ये थी कि अगर आप किसी और को प्रयोगशाला में आने के लिए मना लेते हैं तो आपकी उंगली वापस मिल जाएगी। कमाल की बात तो ये है कि उंगली में ना जाने क्या जादू था कि वो अब्बास के हाथों से वापस जुड़ जाती है। अब के डॉक्टर को फोन करके बताता है कि मैंने देखा कि उसने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया, आखिर उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने सिगरेट कब पी। तो डॉक्टर कहता है कि अगर खुद के मरने से पहले अपनी फैमिली को मरता हुआ नहीं देखना चाहते हो तो ऐसी गलती मत करना। जब उसे पता चलता है कि वो किसी और के कहने पर वहाँ गया था तो वो के पर बहुत चिल्लाता है कि जब मैंने कहा था तो किसी और के कहने पर क्यों गए। यानी शायद डॉक्टर को भी कुछ वापस मिलने वाला था अगर वो किसी की अपॉइंटमेंट दिलवा आता, पर अब उसका चांस चला गया। अब के किसी भी चीज की फिक्र न करते हुए अपनी पहली सिगरेट मुंह से लगाता है कि तभी गाड़ी के शीशे अचानक फूट पड़ते हैं। वो धमाका इतनी जोर का था कि उसके सुनने की शक्ति ही चली जाती है, जिस वजह से उसे कान की मशीन लगानी पड़ती है। अब के नोटिस करता है कि एक ही शक्ल का आदमी अलग अलग भेष में उसके आसपास दिख रहा है। वो आदमी असल में प्रयोगशाला का ही मेंबर था जो के पर नजर रखे हुए था। अब हमें के की सेक्रेटरी एनी देखने को मिलती है जो कि अंजलि जैसी ही लगती थी। अब के और अब्बास आपस में मिलते हैं। यहाँ अब्बास खुद तो फंसा ही था, ऊपर से के को भी फंसा दिया था, पर दोनों मिलकर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब दोनों सिगरेट पिया करते थे। के फैसला करता है कि वो सिगरेट पिएगा और कहता है कि देखते हैं कहाँ तक वो मेरा पीछा करता है। के प्लान बनाकर विदेश में किसी एक जगह जा पहुँचता है जिसके बारे में उसको खुद भी नहीं पता होता। वहाँ जाकर वो सिगरेट जलाता भर ही है कि अचानक वहाँ एक आदमी जमीन से फोन लेकर सामने आ जाता है। इसका मतलब गुरुजी को पता चल गया कि उसने सिगरेट पी है। यानी पहली सिगरेट की सजा के तौर पर वो लोग उसके भाई को उठाकर गैस चैम्बर में डाल देते हैं। के भागकर वहाँ पहुँचता है जहाँ गुरुजी 21 लाख रुपए फिर से भरने को कहते हैं जुर्माने के तौर पर, और उसके भाई को उसके सिगरेट पीने की सजा मिलती है। अब के पैसे भर देता है तो उसका भाई भी मिल जाता है जो कि बस मरते मरते बचा था। के अपने भाई से मिलने जाता है तो उसका भाई उसे जाने को कह देता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे लग रहा था कि ये सब के की वजह से ही हुआ है। इसके बाद के घबरा जाता है और अपने ऑफिस में सिगरेट पीना पूरी तरह से बैन करवा देता है। अब कोई पिएगा नहीं तो उसका भी पीने का मन नहीं करेगा। अब के को एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम था एलेक्स। एलेक्स विदेश से भारत वापस आया था और वो भी सिगार का व्यापार करने के लिए, इसलिए वो के को सिगार के लॉन्च इवेंट पर बुलाता है और एक बार सिगार जलाकर एक कश लेने को कहता है, लेकिन के इसके लिए मना करने लगता है। जिसके बाद ठीक वैसे ही ये बात अब उस आदमी के ईगो पर आ जाती है तो वो आदमी उसे जबरदस्ती पिलाने लगता है, लेकिन जलने से पहले ही वो उस सिगार को थूक देता है। अब के पास तुरंत एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है जो कि उसके ही घर की तलाशी ले रहा था। वो बताता है कि आपकी बीवी का फोन आया था, पर जब तक हम पहुँचे तो चीजें अस्त व्यस्त थी और खून के निशान भी हैं। ये सुनकर के कहता है कि अंजलि तो मेरे साथ है, पर जैसे ही वो ये बोलकर अंजलि की तरफ वापस देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होती। अब वो जल्दी से घर पहुंचकर पुलिस को बताता है कि ये सब बाबा बंगाली ने किया है। के गुरुजी को फोन करके कहता है कि मैंने सिगरेट नहीं पी, उसके जलने से पहले मैंने उसे थूक दिया था। जिसके बाद गुरुजी दोबारा से फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि के वाकई में सच बोल रहा है, पर अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी और उन्होंने अंजलि को मार डाला था। गड़बड़ ये हुई कि दूसरी बार सिगरेट पीने पे उंगलियां काटनी थी, पर एलेक्स के लोगों ने उसके हाथ जबरदस्ती पकड़ रखे थे, इसलिए सजा के तौर पर अंजलि को मार डाला गया था। फिर के कहता है कि ये सब पुलिस को बताओ। इतना कहकर वो फोन लेकर जैसे ही पुलिस ऑफिसर को दिखाता है तो फोन अचानक कट हो जाता है और देखने पर पता चलता है कि फोन से उस कॉल की हिस्ट्री गायब है, जैसे कभी फोन ही ना किया गया हो। इसके बाद वो उस नंबर पर दोबारा कॉल करता है तो नंबर ही गलत बता रहा था। अब पुलिस को इस बारे में यकीन दिलाने के लिए वो अब्बास को बुलाता है। के उससे कहता है कि वो सब कुछ बता दो जो तुम्हें पता है, ये पुलिस ऑफिसर इसीलिए यहाँ खड़े हैं। लेकिन अब्बास ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि के क्या कह रहा है।
के उसकी बात से चिढ़कर कहता है कि मुझे अपनी उंगलियां दिखाओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अब के ये देखकर भी हैरान था कि अब्बास की सारी उंगलियां भी एकदम सही थी। फिर अब्बास उसके कान में कहता है कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, वरना तुम्हारी जिंदगी ऐसा बुरा सपना बन जाएगी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मरूं या जीऊं। मतलब अब्बास नाटक कर रहा था और शायद उसने एक और कस्टमर भेज दिया होगा, जिसके चलते उसे अपनी दूसरी उंगली भी मिल गई थी। खैर, अब के पुलिस को कालीन की दुकान पर ले जाता है, पर अब उसे वहाँ कोई भी खुफिया रास्ता नहीं मिलता जिससे प्रयोगशाला जाते थे। अब पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है तो के कहता है कि मुझे सिगरेट पीना होगा, मैं सिगरेट पीऊंगा तो मेरा फोन बजेगा और तब ये सब खुलासा हो जाएगा। वो सिगरेट पीना शुरू करता है और खत्म होते होते फोन आता है कि उसके भाई ने खुद की जान ले ली है। के कहता है कि देखा इंस्पेक्टर, उसने खुद को नहीं मारा बल्कि उसे मारा गया है। तो पुलिस बताती है कि उसके पास एक कागज मिला है जिसमें लिखा है कि खुद को मारने का जिम्मेदार वो तुमको और तुम्हारी सिगरेट पीने की आदत को मानता है। के कहता है कि वो जर्मनी में रहता है, उसे तो हिंदी लिखना भी नहीं आती। मेरी माँ जर्मन ट्रांसलेटर है तो माँ के जरिए ही उससे बात होती थी। लेकिन पुलिस को अभी तक यही समझ आता है कि के बस नाटक कर रहा है और खून इसी ने किया है, इसलिए वो उसको जेल में बंद कर देते हैं जहाँ काफी पानी भरा था। अब के उस जेल के पानी में गिरता है और उसे होश आता है वापस अपने घर के बाथटब में, जिसे देखकर वो एकदम से बहुत हैरान हो जाता है। उसे घर में एक बक्सा मिलता है जो कि प्रयोगशाला की तरफ से आया हुआ था। उसमें होती है सिगरेट शास्त्र की लंबी चौड़ी मोटी किताब, जिसे के 2-4 दिन लगातार पूरी तरह से पढ़ डालता है। उसे पता चलता है कि जा रहे साल के आखिरी मिनट और आने वाले साल के पहले मिनट के बीच के समय को 0 मिनट कहा जाता है और हर व्यक्ति जो इस प्रोग्राम में होता है वो सिलेक्टेड जगह पर 0 मिनट में स्मोकिंग कर सकता है। अब नया साल आने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा था तो के बाहर खड़ी पुलिस से बचते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि सिगरेट पीने की तलब ही जो इतनी थी। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि गुरुजी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब सिगरेट पीने का सही समय आते ही वहाँ खड़े सभी लोग सिगरेट फूकना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते हुए के हैरान था कि इस सब में इतने लोग शामिल हैं। वो फौरन स्टेज पर चढ़कर गुरुजी को देखता है कि वो भी पी रहे हैं, तो वो उनकी तरफ इशारा कर देता है तो पब्लिक उन्हें पीटने भागती है। कि अब भीड़ के बीच घुसने की कोशिश करता है पर शायद उसे ही कोई मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में फोन की घंटी से उसे होश आता है तो वो खुद को फिर से उसी साइबेरियन आर्मी बेस में पाता है। इस बार फोन पर अंजलि थी तो वो शॉक होकर कहता है कि तुम जिंदा हो, मैं शायद सपना देख रहा था। तुम्हें याद है वो सपना जो मुझे बाथरूम में आता था? तो अंजलि कहती है कि कौन सा सपना, कहाँ हो तुम? के पूछता है कि तुमने यहाँ फोन कैसे किया? तो अंजलि कहती है ऑफिस से। तो के कहता है कि कैसे? तो अंजलि कहती है कि मैं ही तो तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तुम नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि मैं तुम्हारी पत्नी भी हूँ। तुम्हें अच्छा लगता था जब हमारे बारे में लोग गॉसिप करते थे। के कहता है कि मेरी सेक्रेटरी की तो शादी हो चुकी है। तो अंजलि कहती है कि हाँ हुई तो है, तुमसे ही तो हुई है मेरी शादी। अब के सोचता है कि ये सब बस एक बुरा सपना है और अब अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो फिर बंगाली बाबा मुझे मार देगा। अब के सिगरेट ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलती। उसे मूवी के पहले सीन की तरह बाहर बाथटब दिखाई देता है तो उसे अपने साइकियाट्रिस्ट की बात याद आती है, जिसने कहा था कि सिगरेट पीने के बजाय इस बार तुम टब में कूद कर देखना। अब खिड़की तोड़कर भागते हुए के बाथटब में छलांग लगा देता है, जबकि वो टब अंदर से एक बड़ी वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ था, इसलिए पानी में तैरते हुए के नाली के जरिए एक जेल के अंदर जा पहुंचता है जहां उसके जैसे और भी कई लोग थे। अब के कहता है कि मुझे तो बाथटब से निकलना था, मैं आखिर यहाँ कैसे आ गया? तो वहाँ खड़ा आदमी कहता है कि कोई कबर्ड से निकलता है, कोई अलमारी से, तो कोई बिस्तर के नीचे से निकलता है। इस बीच के देखता है कि शीशे के उस पार वही खड़ा है। तो आदमी कहता है कि ये तुम्हारा शरीर है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो, लेकिन इस फोन में 1 रुपए का सिक्का डालना होगा। पर लगता है कि तुम भी हमारी तरह शायद बाबा जी को 1 रुपए देना भूल गए। अब हम देखते हैं कि के शरीर के पास डॉक्टर बंगाली बाबा और अंजलि आते हैं। अंजलि कहती है कि उन्होंने बोला है सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। तो के कहता है कि मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। तो बंगाली बाबा कहते हैं कि वो आपकी आवाज थी, आपके अंतरात्मा की आवाज। एक आदमी के की आत्मा से कहता है कि नहाने का समय हो गया है, चलो चलते हैं। तभी के सलाखों से बाहर झांकता है तो उसे अपना साइकियाट्रिस्ट दोस्त प्रयोगशाला में जाते हुए नजर आता है। ये ठीक वैसा ही था जब पहली बार के इस प्रयोगशाला में आया था।
और लोग उसे जेल के अंदर से घूर रहे थे। खैर, अब एक लड़की बुर्का पहनते पहनते घोषणा करती है कि जिन्होंने पैसे भरे हैं उन्हें नहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने पैसे नहीं भरे हैं वो बाकी लोग लाइन में खड़े हो जाएं। अब चलते चलते के को अपना बाथटब दिखाई पड़ता है जिससे वो हमेशा निकलता था। इतना ही नहीं, उसे वही पुलिस वाले दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने उसे हिरासत में लिया था। के उन पुलिस वालों को पकड़ने जाता है पर वो उनके आर पार हो जाता है। अभी के को याद आती है गुरुजी की वो बात। उन्होंने कहा था कि वो उसकी सिगरेट पीने की आदत को कैसे भी छुड़ा कर रहेंगे, और अगर नहीं छुड़ा पाए तो एक ही रास्ता बचता है जिस पर कोई नहीं चलना चाहता, क्योंकि बेटा आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, और अगर आत्मा नहीं तो शरीर नश्वर है। इतना कहकर बंगाली बाबा अब के शरीर से अपनी 1 रुपए की फीस मांगते हैं, जो कि अब भी उसके पास नहीं थी। तो वो कहते हैं कि ये उधार तुम्हारी अंतरात्मा को भारी पड़ेगा। के ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद अब सभी को स्नान घर में ले जाया जाता है, जहाँ पानी नहीं था बल्कि जलती हुई आग थी जिसमें शोले धधक रहे थे। नीचे से उस आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सभी भाप बनकर उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि के अपने आप को वापस अपने बिस्तर में पाता है, वो भी अंजलि के बगल में। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो कोई सपना देख रहा था। वो बाथरूम जाता है और अपना मुंह धोने लगता है तो पाता है कि उसकी दोनों उंगलियां कटी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि के अपने किसी और दोस्त को प्रयोगशाला जाने के लिए मना रहा है। वो पहले भी किसी को मना के भेज चुका है, इसलिए एक उंगली उसके पास आ चुकी थी। यानी अब वो ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा अब्बास कर रहा था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को जब मैंने पहली बार देखा तो मेरा बस यही रिएक्शन था कि ये मैंने क्या ही देख लिया, क्योंकि फिल्म जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। इसको समझना इतना मुश्किल है कि कोई खुद समझकर अगर हमें समझाने की कोशिश करेगा तो हम और उलझ जाएंगे, और हो सकता है वो खुद भी उलझ जाए। और यही होती है एक ओपन एंडिंग मूवी की पहचान, जहां क्लाइमेक्स आपको अपने हिसाब से सेट करना है। कहानी इस फिल्म की ये है कि के बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, सब उसकी आदत से परेशान है। इस गंदी आदत की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़ रही है, तो उसे रोकने के लिए के सिगरेट छोड़ने का फैसला करता है। के किसी प्रयोगशाला नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाता है जहां उसका इलाज चलता है। उस इलाज के दौरान ही उसने सारी चीजें अपने दिमाग में इमेजिन कर ली थी, और आखिर में इलाज कामयाब हुआ और के की सिगरेट छूट गई। अपने ईगो की वजह से पहले के किसी की नहीं सुनता था, लेकिन अब उसको ऐसा हुआ कि उसे हियरिंग मशीन की मदद लेनी पड़ी। जैसे वो अब्बास को जबरदस्ती सिगरेट पिला रहा था, ठीक वैसा ही उसके साथ भी हुआ उस सिगार पार्टी में। उसके दिमाग ने धीरे धीरे ये सब बना लिया था ताकि उसे सिगरेट से डराया जा सके। उसको सिगरेट छोड़नी तो थी, लेकिन ईगो की वजह से वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था। अनुराग कश्यप के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये जबरदस्त मूवी बनाई। और दोस्तों, अब बताता हूँ एक अंदर की बात। अनुराग की पहली मूवी भी ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक पर बनी थी, जिसको सेंसर बोर्ड ने रिलीज नहीं होने दिया। इसलिए अनुराग ने दिमाग से काम लिया और एक ऐसी स्टोरी बनाई जिसमें टॉपिक अब भी सेंसिटिव था, लेकिन सेंसर बोर्ड को ये लगा कि शायद ये मूवी सिगरेट को छोड़ने के बारे में है, इसलिए उन्होंने इस मूवी को रिलीज होने दिया। और इस तरह अनुराग का काम भी हो गया और मूवी भी रिलीज हो गई। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? कहने को मैं इसको और भी बारीकी से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन उसके लिए ये वीडियो और लंबी हो जाती, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं बेस्ट कमेंट को पिन कर दूंगा, लेकिन इस मूवी को लाइक और अपने स्मोकर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।